दोस्तों, यह कहानी एक फॉरेस्ट ऑफिसर की है। उनकी ड्यूटी के दौरान घटी इस घटना में पात्रों और जगह के नाम मैंने बदल दिए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। हरी सिंह बताते हैं कि मेरा बेटा राजू जब 5 वर्ष का था तभी अचानक उनकी माँ की मौत हो गई थी। तब से मैं उसे बड़े ही लाड़ प्यार से पाल रहा था। राजू को कभी कोई प्यार में कमी न हो, इसलिए दूसरी शादी नहीं की। हरी सिंह एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे। उन्हें सरकार की तरफ से सुविधाओं में गाड़ी और बंगला भी मिला था। ये बताते हैं कि पूरी घटना 2005 की है। साल का पहला दिन था और उन्हें ट्रांसफ़र ऑर्डर मिला कि उनका तबादला देवगढ़ के जंगलों में किया गया है और आज ही रात को देवगढ़ के लिए रवाना होना है। मैंने बड़ी मिन्नतें करके अपने बेटे राजू को नई जगह देवगढ़ चलने के लिए मना लिया था। अब हम दोनों सुबह सुबह ही देवगढ़ पहुंच गए। मैंने घड़ी देखी तो 7 बज रहे थे। वहाँ का हरा भरा मनमोहक नज़ारा देखकर राजू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह चिल्लाते हुए यहाँ वहाँ भाग रहा था, क्योंकि वहाँ बच्चों के खेलने के लिए एक बहुत बड़ा पार्क था जिसमें बहुत सारे झूले, फिसल पट्टी, स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ था। राजू को इतना खुश देखकर हरी सिंह के नए सेक्रेटरी रतन ने कहा कि आपसे पहले यहाँ पर एक ऑफिसर रहा करते थे, उन्होंने ही यह पार्क अपने बच्चों के लिए बनवाया था। उसकी इस बात पर बगल में खड़े सेकंड अफसर ने रतन को चुप रहने का इशारा किया। दरअसल रतन के मुंह से यह बात गलती से निकल गई, वरना कोई अधिकारी यह बात सुनना नहीं चाहता था। वैसे कहाँ तबादला हुआ उस अफसर का? हरी सिंह ने रतन से पूछा। तभी राजू किसी तरह स्विमिंग पूल में गिर गया। उसे बचाने के लिए हरी सिंह बिजली की रफ्तार से दौड़ा और किसी धनुष से निकले तीर की तरह पानी में कूद गया। उसने कुछ ही सेकंडों में स्विमिंग पूल में पड़े राजू को पानी से बाहर निकाल लिया। इस बीच सेकंड अफसर इस बात का शुक्र मना रहा था कि हरी सिंह को उसके पूछे हुए सवाल का जवाब रतन सिंह ने नहीं दे पाया। अब हरी सिंह ने राजू को बंगले में ले जाकर बेड पर लिटा दिया। कुछ समय आराम करने के बाद राजू फिर से उछल कूद करने लगा। इस बीच सेक्रेटरी रतन ने हरी सिंह को जंगल की सारी जानकारी दे दी। हरी सिंह की हद में 200 एकड़ का जंगल था और वह बंगला इसी जंगल की हद के एक किनारे पर बना था। हरी सिंह ने जंगल का राउंड मारने के लिए गार्ड को गाड़ी निकालने का आदेश दिया। जाते जाते उसने सोचा कि क्यों न राजू को भी जंगल दिखाने के लिए ले चलते हैं। कहीं कोई खरगोश या हिरन दिख गया तो वो बहुत खुश हो जाएगा। हरी सिंह ने गाड़ी में बैठे रतन और पुराने गार्ड के चेहरे का डर पहचान लिया था। तो हरी सिंह ने फिर से वही सवाल पूछ लिया जो कुछ समय पहले टल गया था। उसने पूछा, रतन, वो पुराने अफसर का तबादला कहाँ हुआ है? तुमने बताया नहीं। और वो बड़े साहब इस बात को टाल क्यों रहे थे? तभी रतन घबराते हुए बोला कि साहब, कुछ याद नहीं आ रहा। पर इस बात से हरी सिंह सहमत नहीं हुआ। फिर थोड़ा दबाव डालने पर रतन सिंह ने बताना शुरू किया, साहब, उस पार्क बनाने वाले अफसर का नाम जॉन डिसिल्वा था। उन्हें तंत्र मंत्र जैसी सिद्धियों का काफ़ी ज्ञान था। उनका कहना था कि तंत्र मंत्र सिद्धियों की शक्ति से इंसान अमर भी हो सकता है। उनके पास जादू टोने वाली किताबों का भंडार था। वे उन्हें रात भर पढ़ते रहते थे। इसी पागलपन में उनकी एक दिन रहस्यमयी ढंग से
खौफनाक मौत हो गई। उनके ही कारण उनका पूरा परिवार एक दर्दनाक मौत मारा गया। जॉन डिसल्वा ने सबसे पहले अपनी खुद की बच्ची को पुल में डुबो कर मार दिया। उसके बाद अपने दोनों बेटों को कुल्हाड़ी से काटकर उनके टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को नहर में फेंक दिया। अपनी बीवी पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया। पूरे परिवार की बलि देने के बाद आखिर में खुद भी बंगले के सामने खड़े पेड़ पर फांसी के फंदे में झूल गए। और यह सब उसने आधी रात के वक्त किया था। एक गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की थी, पर जॉन ने उसका भी पेट चीरकर उसकी सारी अंतड़ियां बाहर निकाल दी थीं। हम जब सुबह यहाँ पहुँचे तब उसकी बेटी की लाश स्विमिंग पूल में सफ़ेद होकर तैर रही थी। उसके नज़दीक ही उसकी बीवी की जली हुई लाश पड़ी थी और जॉन डिसल्वा खुद पेड़ पर लटका हुआ मिला था। बहुत ही डरावना नज़ारा था साहब। बाद में सरकार ने जंगलों के बीचों बीच तालाब के किनारे उसके पूरे परिवार को दफनाया था। अब हरि सिंह ने रतन से पूछा, यह सब होने तक बंगले के बाकी नौकर कहाँ चले गए थे? तब सेक्रेटरी रतन सिंह ने कहा कि उसने यह पागलपन योजनाबद्ध तरीके से किया था साहब। उस रात उसने सभी नौकरों को कुछ पैसे देकर अगली सुबह 12 बजे तक छुट्टी पर भेज दिया था। पर नियमानुसार 2 गार्ड बंगले पर थे। एक को तो उसने स्वयं फेंक कर मौत दे दी थी, पर दूसरे ने कुछ ऐसी डरावनी चीज़ देख ली कि वह हमेशा के लिए पागल हो गया। हम लोगों ने उसे जंगल से पकड़ा था। अब उसका सरकारी मेंटल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। वह वहाँ चिल्लाता रहता है कि वह प्रेत आत्मा अमावस्या की रात को आएगी और किसी को भी मारकर अपने साथ ले जाएगी। और साहब, ताज्जुब की बात तो देखिए, उस दिन के बाद आज तक जो भी इस बंगले में अमावस्या की रात रुकता है, उसकी लाश सुबह पेड़ पर लटकी मिलती है। अब तो हर अमावस्या की रात इस बंगले में किसी को रुकने नहीं दिया जाता। गांव के पुराने पंडित जी ने बताया था कि जॉन डिसल्वा की रूह यहाँ रुकने वाले के शरीर में प्रवेश करके उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देती है। उसकी आत्मा को अपना काम कराने के लिए हर बार एक नए शरीर की ज़रूरत पड़ती है। और आज भी जॉन डिसल्वा की क्रूर आत्मा जंगल के किसी कोने में भटक रही होगी। कुछ समय रुकने के बाद रतन सिंह फिर बोला, भगवान जाने उसे कब मुक्ति मिलेगी। पूरी कहानी सुनाने के बाद रतन बोला, साहब, कल अमावस्या है, आप भी बंगला छोड़कर गांव में रुकिएगा। हरि सिंह ने रतन से कहा, रतन, किसी न किसी को तो इस परेशानी का हल निकालना ही होगा। ऐसे तो न जाने कब तक वह शैतान मासूम लोगों की जान लेता रहेगा। और फिर मैं तो चुनौतियों से घबराता नहीं हूँ, पर मुझे अपने बेटे राजू की चिंता सता रही है। अब हरि सिंह ने अपने मन में एक फैसला लिया कि क्यों न राजू को कुछ दिनों के लिए उसके मामा के घर भेज दिया जाए और यहाँ मैं खुद इस जॉन डिसल्वा की आत्मा को हमेशा के लिए नर्क में दबना दूँ। जंगल में घूमते हुए काफ़ी समय बीत चुका था। आसमान में काले बादल मंडरा रही थे, कभी कभी बिजली भी चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अमावस्या की रात आने से पहले ही प्रलय आने वाली हो। तभी जीप बंगले पर पहुंच चुकी थी।
जीप में बैठे लोग जल्दी जल्दी गाड़ी से उतर रहे थे, तभी तेज आंधी के साथ बरसात होने लगी। फोर्स के जंगल से लौटने तक मैस में खाना बन चुका था। सभी गार्ड्स रात का खाना खत्म करके नाइट शिफ्ट में तैनात हो चुके थे। वहीं गांव के लोग जो खाना बनाने और सफाई के लिए आते थे, वे सभी बरसात थमते ही राम राम का जाप करते हुए अपने घर के लिए निकल गए। वैसे तो कुछ गांव के लोग रात को बंगले पर रुकने की हिम्मत जुटा लेते थे, पर कल अमावस्या होने के कारण किसी की यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं हुई। हरि सिंह ने रात को डिनर करने के बाद अपने बेटे राजू को कमरे में सुला दिया और खुद लेटे लेटे राजू के बारे में सोच रहा था कि अगर उसे कुछ हो गया तो राजू का क्या होगा। तभी उसे ख्याल आया कि राजू के मामा भवानी सिंह से फ़ोन पर बात कर लेता हूँ, हो सकता है उनसे कोई मदद मिल जाए। भवानी सिंह से बात करने के बाद हरि सिंह बगीचे में लगी एक ब्रेंच पर जाकर बैठ गया। उसने एक सिगार सुलगाया और धीरे धीरे उसके कस लेते हुए आसमान को निहारने लगा। जंगल की स्याह काली रात, आसमान में चमकती बिजली, तेज हवा के झोंकों से झूलते पेड़ों की आवाज़ किसी को भी डराने के लिए काफ़ी होती है। पर हरि सिंह को एक ऐसी प्रेत आत्मा से जूझना था जो पल भर में किसी की भी जान ले सकती थी। तभी सन्नाटे को चीरती हुई उन्हें एक चीख सुनाई पड़ी। चीख सुनकर हरि सिंह काफ़ी डर गए थे, क्योंकि वो आवाज़ उन्हीं के एक गार्ड की थी। अब हरि सिंह अपनी पूरी रफ्तार से गेट की तरफ दौड़े। वहाँ पहुँचने के बाद हरि सिंह की आंखों ने जो नज़ारा देखा, उससे उसका कलेजा कांप गया। मौत का तांडव शायद अमावस्या की रात आने से पहले ही शुरू हो चुका था। उन दोनों गार्ड की लाशें गेट के पास पड़ी थीं। हरि सिंह ने बिना वक्त गंवाए तेजी से राजू के कमरे की तरफ बढ़ा। वहाँ देखा तो राजू अपने कमरे में नहीं था। अब हरि सिंह घबराते हुए राजू को आवाज़ लगाने लगे। उन्होंने एक एक करके सारे कमरे देख लिए, पर राजू उन्हें कहीं दिखाई नहीं पड़ा। हरि सिंह की आवाज़ सुनकर रतन सिंह भी भड़क भड़ाकर अपने कमरे से बाहर निकला। हरि सिंह ने उसे जल्दी से सारी जानकारी दी और दोनों बंगले से बाहर निकलकर राजू को तलाश करने लगे। तभी स्विमिंग पूल के पानी में कुछ जोर से गिरने की आवाज़ आई। दोनों स्विमिंग पूल की तरफ भागे। वहाँ देखा कि स्विमिंग पूल के बीचों बीच राजू एक आदमी के साथ पानी पर खड़ा है। तभी रतन कांपती हुई आवाज़ में फुसफुसाया, साहब, यही है जॉन डिसिल्वा की प्रेत आत्मा। जॉन की प्रेत आत्मा अब हरि सिंह को देखकर जोर जोर से हंस रही थी, मानो वह राजू को अपने साथ किसी दूसरी दुनिया में ले जा रही हो। राजू को इस हालत में देखकर हरि सिंह का कलेजा कांप गया था। उसने जोर से राजू चिल्लाते हुए स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी। तभी वह अपने बेड पर उठकर बैठ गया। उसने देखा कि राजू उसके बगल में अपने टेडी बियर से लिपटकर सो रहा था। हरि सिंह समझ गया कि वह सपना देख रहा था। उसके बाद हरि सिंह ने भवानी सिंह से फ़ोन पर कुछ बात की और भवानी सिंह को समय पर पहुंचने की बात कहते हुए फ़ोन काट दिया। क्योंकि आज अमावस्या थी, इसलिए हरि सिंह राजू को साथ लेकर पुराने हनुमान जी के मंदिर में माथा टेकने चला गया। वहाँ उसने पंडित जी से बात कर ली कि आज राजू उन्हीं के पास रात को रुकेगा। इसके बाद वो अपने कामों में लग गया। शाम होने के साथ ही सभी गांव के कर्मचारी डरते हुए अपने घर जा चुके थे। हरि सिंह की हिम्मत देखकर उनके साथ 2 गार्ड
और सेक्रेटरी रतन सिंह भी रुक गया। अब हरि सिंह ने उन सभी को अपनी योजना बताना शुरू किया और कहा, जॉन डिसल्वा की रूह को अपने काम का अंजाम देने के लिए एक शरीर की आवश्यकता होती है। उसे हम में से किसी एक को भी मारने से पहले किसी के शरीर में प्रवेश करना होगा। हम सभी को इस बात का ख्याल रखना है कि जिसके शरीर में जॉन की आत्मा होगी उसे ही हमें मिलकर पकड़ना है और बांध कर रखना है। उसके बाद उसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। ठीक रात के 12 बजे एक गार्ड ने रतन का गला दबाने की कोशिश की। जॉन डिसल्वा, उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि उसने सबको दूर फेंक दिया, पर किसी तरह दूसरे वाले गार्ड और रतन सिंह की मदद से रस्सियों में फंसाकर जॉन डिसल्वा की आत्मा को काबू में किया गया। इसके बाद हरि सिंह ने बंदूक से एक गोली आसमान में चलाई। उसे चलाकर हरि सिंह ने किसी को सिग्नल दिया था और कुछ ही मिनटों में रस्सियों में बंधा हुआ गार्ड ऐसी हरकतें करने लगा जैसे किसी ने उसको जला दिया हो। उस वक्त जंगल के बीचों बीच गांव के पंडित जी और भवानी सिंह जॉन डिसल्वा की आत्मा को कब्र में ही जला रही थी और कुछ ही समय बाद वह गार्ड नॉर्मल हो गया। बाद में हरि सिंह ने सबको समझाया कि काले जादू की किताब में एक तांत्रिक प्रक्रिया है जिसके तहत जॉन डिसल्वा उस कब्र में रहते हुए भी जिंदा था और उसकी आत्मा सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए यहाँ आती थी और किसी मासूम की जान लेकर ही जाती थी। उस किताब के अनुसार कोई इंसान मरने के बाद भी अगर 100 इंसानों की बलि पूरी कर लेता है तो वह अपनी कब्र में ही जिंदा होकर हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। इसलिए यह मायाजाल मैंने उसके लिए रचा था ताकि वह कब्र छोड़कर यहाँ पर आए और वहाँ हमारे लोग उसकी लाश को कब्र में ही जला सकें। रतन ने पूछा कि आपको यह सब कैसे पता चला? तब हरि सिंह ने जवाब दिया, तुमने ही तो बताया था कि जॉन के पास जादू टोने वाली किताबों का भंडार था। वह भंडार मुझे रात को तहखाने में मिला। उसमें काले जादू से अमर होने की किताब थी और उस किताब पर नाम लिखा था जॉन डिसल्वा। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ ठीक शाम 6 बजे। तब तक के लिए प्रमोद झा का प्यार भरा नमस्कार।